हेलो एवरीबॉडी। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है हम इसमें वेव पैकेट्स, फेज, ग्रुप वेलोसिटी इत्यादि की बात करेंगे। और क्योंकि ये लेक्चर मैं कॉमन बना रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस वालों के लिए भी और क्वांटम मैकेनिक्स वालों के लिए भी, बट मैं क्वांटम मैकेनिक्स के टर्मिनोलॉजी और उससे रिलेटेड डिस्कशंस को मिनिमम पे रखना चाहूँगा, बट ओकेजनली आई कैन ड्वेल इन टू दैट। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को कवर भी नहीं करने वाला था, बट ड्यूरिंग आवर जूम सेशन आई रियलाइज्ड कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत हो रही है, तो आई डिसाइडेड टू गो विद इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये लेक्चर जो है प्रॉब्ली आई विल नेम दिस एज मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 4, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स वाले भी इसे देख रहे होंगे। और जो मैंने एक एनिमेशन वाला वीडियो भेजा था 13-14 मिनट्स का, उसको ज़रूर देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले और फिर इस लेक्चर को देखने के बाद भी। इनफैक्ट मैं उस वाले लेक्चर का नाम लेक्चर नंबर 4 माइनस एप्साइलन रखूँगा। ओके, वो 4 से थोड़ा पहले देखने का है, तो पहले उसे देखें, फिर ये लेक्चर देखें और फिर उसके बाद देखें, क्योंकि विजुअल एड जो आपको हेल्प कर सकती है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे शायद एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो या ना भी एक्सप्रेस कर पाएँ, वहाँ एक वीडियो में वो चीज़ एकदम से क्लियर हो जाती है। और खासकर ये जो नोशंस हैं, सिंगल वेव, वेव पैकेट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है, ये सब बहुत ईजिली उस एनिमेशन में होपफुली दिख रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये इस्टेब्लिश हो गया था इनिशियल एक्सपेरिमेंट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट एंड उसके बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेडिएशन जो कि वेव इस्टेब्लिश थी पहले से, उसका पार्टिकल नेचर है। तो फिर डी ब्रॉग ने कहा कि जो मैटर या पार्टिकल जो है उनका भी अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन वेव नेचर होना चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसमें और डिटेल डिस्कशन करते हैं। और यहाँ से जो हमें दो रिलेशंस मिले, जिन्हें मैं कहता हूँ वेव पार्टिकल डुअलिटी के हमारे बेसिक इक्वेशंस हैं, ई इक्वल टू एच न्यू या एच क्रॉस ओमेगा और पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा या एच क्रॉस के। इसे आप कह सकते हैं प्लैंक आइंस्टीन कंडीशन और इसे कह सकते हैं डी ब्रॉगली कंडीशन। ओके, अगेन ये जो मैंने ब्लू से ये दो चीज़ें मार्क की हैं, ई और पी, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज़ पार्टिकल से एसोसिएट करते हैं आप, एनर्जी एंड मोमेंटम। और ओमेगा एंड के फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के द वेव वेक्टर, वेव से एसोसिएटेड क्वांटिटीज़ हैं दिस। ओके, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी की बेसिक, इन्हें हम आगे यूज़ करते रहेंगे जब हम वेव पिक्चर को पार्टिकल पिक्चर से मैच करेंगे। ओके, तो अब पहला सवाल ये है, डी ब्रॉग के आइडिया को अगर हम मान लें कि हाँ पार्टिकल भी अप्रोप्रिएट कंडीशन में वेव की तरह बिहेव करता है, तो क्या एक सिंगल वेव पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है? सिंगल वेव से हमारा मतलब है, जिसे हम वैसे कहना चाहिए एक हार्मोनिक्स, एक हार्मोनिक। ओके, एक साइन या कॉस फंक्शन, या मैं कभी कभी उसे प्योर वेव भी कह सकता हूँ, या उसको और क्लियरली बोलना ही ठीक रहेगा, वन लैम्डा, केवल एक वेवलेंथ जिसमें कंटेंट हो, ऐसी वेव, या मोनोक्रोमेटिक, कई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन डिस्कशन में मैं कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी सिंगल वेव पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है? आप किसी सिंगल वेव, जिसकी मैं कह रहा हूँ हार्मोनिक कह रहे हैं, नॉर्मली आप इस टाइप की लिखते हैं। ओके, वेव्स में और ऑसिलेशंस में आपने पढ़ा होगा वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के वेव वेक्टर, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एक्स और टी पैरामीटर्स हैं, एक्स स्पेस पैरामीटर, तो स्पेस में भी चेंज हो रही है उसकी पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू, और टाइम के साथ हर पॉइंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो आपने देखा है चीज़ें इस तरह से रिप्लेस हो जाती है, हमारे वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन टाइप की चीज़ होगा और वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स होती है, इसे आप इसका जनरलाइजेशन कह सकते हैं। ओके, लेकिन अब एक समस्या है यहीं पे, ये नहीं हो सकता है। कैन अ सिंगल वेव रिप्रेजेंट द पार्टिकल? नहीं। उसका कारण, वेव जो है, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का से मेरा क्या मतलब है, आप टी की एक वैल्यू ले लीजिए, टी इक्वल टू जीरो ही, टी इक्वल टू जीरो पे आप इस, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है ए साइन के एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है। वेव नॉर्मली आप केवल इतनी सी बनाते हैं, हाँ ये वेव बना दी, पर एक्चुअली वो आप वेव का केवल एक सेगमेंट बना रहे हैं। पूरा जो आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है, आप एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसके बगल में भी, उसके बगल में भी, तो इसे हम कहते हैं वेव एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो वेव एक कंप्लीटली अनलोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और उसके बजाय पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल होता है लोकलाइज्ड। पार्टिकल यहाँ पे है, अभी मैं वेव पार्टिकल डुअलिटी पे नहीं गया, दोनों को रिलेट नहीं कर रहे। पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स से जिस तरह से हम जानते हैं, ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है, ये से एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ है, आपको पता है एक्स इक्वल टू 3 मीटर पे है, एक्स इक्वल टू 7 मीटर पे, पार्टिकल लोकलाइज्ड है आपका। तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन, वेव तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये भी सिंपल आंसर है, हम इसे आगे और क्वांटिफाई करेंगे, बट ये एक प्रॉब्लम इमीडिएटली नजर आ रही है। ओके, इसको क्वांटम मैकेनिक्स के से कहूँ, या आप भी देख सकते हैं जिन्होंने अभी क्वांटम स्टार्ट नहीं की है, ये वेव जो है इसमें के की एक प्योर वैल्यू है और के का रिलेशन सीधे सीधे पी से, मतलब इस तरह की वेव से अगर आप डिस्क्राइब करना भी चाहें तो आप ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे पार्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे जिसका मोमेंटम एग्जैक्टली पता है। के एग्जैक्टली पता है तो मोमेंटम एग्जैक्टली पता है, और मोमेंटम एग्जैक्टली पता है तो हम जिसे क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, कहते हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में है वो जीरो है। पी की एग्जैक्ट वैल्यू पता है मुझे, से 7, तो डेल्टा पी जीरो है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन
ये वेव कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। अगर आप बोलेंगे मैं इससे पार्टिकल को समझना चाहता हूँ कि हाँ वो मेरा पार्टिकल कहाँ है, जिसको डी ब्रॉगली कह रहे हैं, इससे एसोसिएट करते हैं पार्टिकल के साथ वेव, तो वो पार्टिकल तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। ये वेव तो हर जगह एक जैसी है। तो आप कैसे कहेंगे यार यहाँ पे वेव का कैरेक्टर कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे डोमिनेंट दिख रहा है तो पार्टिकल यहाँ होगा? नहीं, डेल्टा पी जीरो है इसके लिए, लेकिन डेल्टा एक्स फिर कितना है? इन्फिनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, आप पार्टिकल की पोजीशन के बारे में कोई गेस नहीं कर सकते। और अगर आप इस वाली पिक्चर को देखें, इन दोनों को आपको अलग अलग सोचना है। ये अभी आप मैच करने का तरीका नज़र नहीं आ रहा है। पार्टिकल की आप पोजीशन नाप सकते हैं एग्जैक्टली, अरे ये एक्स इक्वल टू इतने पे है, ओके, लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन और अभी आप इसे फ्री पार्टिकल सोचिए तो आपको इसके मोमेंटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेल्टा पी कितना है? इन्फिनिटी, ओके। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एट वर्क आप देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं और क्लियर करूं, ये वाला जो वेव फंक्शन है, मैं वेव फंक्शन कहूँ या ये वाली वेव, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर के वाली वेव है वो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, दैट वाज आल्सो ओके। लेकिन वो केवल आप फ्री पार्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जिसका मोमेंटम तो एग्जैक्टली पता है, एनर्जी या मोमेंटम, लेकिन उसकी पोजीशन के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो वही चीज़ डेल्टा पी इक्वल टू 0 केस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू। लेकिन नॉर्मली आप किसी ऐसे पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि हाँ पहले तो एग्जैक्टली लोकलाइज हो जाए तो अच्छी बात होती, लेकिन एग्जैक्टली लोकलाइजेशन हम देखेंगे नहीं हो पाएगा, तो कुछ तो फजीनेस भी रहे उसमें कि हाँ लगभग धुंधला धुंधला इस रेंज में तो है। तो वही पार्टिकल लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, वेव होती है एक्सटेंडेड। तो ये दोनों अभी तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो फिर इन दोनों अप्रोचेस को कन्वर्ज करने का क्या तरीका हो सकता है? दोनों अप्रोचेस, थोड़ा ये अपने यहाँ लिबर्टी दे और थोड़ा ये लिबर्टी दे, इफ़ आई कैन से इट दिस वे, तो मेक द वेव समवट लोकलाइज्ड। ये वेव जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, इसे किसी तरह से थोड़ा लोकलाइज करो। इतना एक्सटेंशन से काम नहीं चलेगा। और ये जो पार्टिकल है, इसको आप ये पिन पॉइंट करने की बात भूल जाइए कि पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पे है। उसमें भी आपको थोड़ा फजीनेस, थोड़ा धुंधलापन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैथमेटिकली इसको आगे देखते हैं क्या मतलब है इन चीज़ों का, बट यहीं से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये दो मेथड्स आपस में कंपैटिबल नहीं है इस सेंस में। तो दोनों को थोड़ा यहाँ रिलैक्सेशन, थोड़ा यहाँ रिलैक्सेशन, तब कहीं मिडवे पॉइंट पे मीट करेंगे। और वो मिडवे पॉइंट पे जो मीट करने का तरीका है वही है वेव पैकेट। आप सिंगल वेव से, जो मैंने सवाल पूछा था, सिंगल वेव से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वेव पैकेट आपने एनिमेशन में भी देखा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इधर वेव 0 है, बीच के रीजन में वेव का कुछ एम्पलीट्यूड है, और फिर 0 या बहुत स्मॉल हो सकता है, उस एनिमेशन में आपको वो दिखाओ, पर हमारे लिए वेव पैकेट को आप इस तरह सोचिए। यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, इस बीच के थोड़े से रीजन में, जिस रीजन की विड्थ डेल्टा एक्स है, इस रीजन में वेव का कुछ एम्पलीट्यूड है, और फिर से एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0। तो इसे हम कहते हैं वेव पैकेट। ये एक वेव जैसा नहीं है, ये ऐसी कई वेव्स को मिला के बनेगा। वी विल स्टडी नेक्स्ट दिस। लेकिन अब आप देख सकते हैं थोड़ा फजीनेस आ गई। एग्जैक्ट पिन पॉइंट फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका वेव फंक्शन, इसका जो एम्पलीट्यूड है इतने रीजन में नॉन जीरो है। तो पार्टिकल के साथ अगर आप एसोसिएट कर पाएंगे तो आप बोलेंगे पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ तक कहीं है, तो कुछ अनसर्टेनिटी पोजीशन में रहेगी। और क्योंकि इस वेव को, जैसे मैंने कहा और अभी हम देखेंगे, कई वेव्स को मिला के बनाते हैं एक वेव, जिसके लिए के की वैल्यू k1, एक k2 वाली, एक k3। तो के की वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी होगी। के की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक के वैल्यू से नहीं बनाया ये वेव पैकेट, के की कई वैल्यूज़। तो के में अनसर्टेनिटी है, और के में अनसर्टेनिटी है तो मतलब पी में अनसर्टेनिटी है। तो आपका बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो होने वाला है, आप अपार्ट फ्रॉम आप बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस की बात ना करें, जिन्हें हम क्वांटम में पोजीशन आइगन स्टेट और मोमेंटम आइगन स्टेट कहते हैं, उनको छोड़ दें, तो इन जनरल आपको कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन पे सेटल करना पड़ेगा कि हाँ डेल्टा एक्स भी कुछ है, पार्टिकल में थोड़ा फजीनेस नेचर है, और जो वेव है वो प्योरली एक सिंगल हार्मोनिक वेव नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? वेव पैकेट। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं सिंगल वेव को ले रहा हूँ, ओके, कोई सिंगल वेव, और मैं इन केसेस में हर जगह एम्पलीट्यूड 1 लूँगा। 1 लेना होना जरूरी नहीं है, बट वो मेरे कैलकुलेशंस को आसान करेगा। सिंगल वेव जो आप लिखते हैं हार्मोनिक्स, जिसे कहते हैं सिंगल साइन हार्मोनिक, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको आप प्लॉट करें। आप ऐसे प्लॉट करते हैं, अच्छा ये अगेन टेक्निकली मैं इसे प्लॉट करूं तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और ये किसी एक गिवन टाइम पे है। थोड़ी देर बाद ये वेव, जिसे हम कहते हैं आगे बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट मैंने केवल 2 पॉइंट्स को मार्क किया है। ये यहाँ पे ये वेव मैक्सिमम क्यों बनी? क्योंकि इसका जो ये आर्गूमेंट है, इसकी वैल्यू जरूर यहाँ पे 90 होगी, साइन 90 तो 1 होता है। इस आर्गुमेंट को हम फेज़ कहते हैं, वेव का फेज़। तो फेज़, ये फेज़ है। फिर कुछ देर बाद फिर फेज़ की वैल्यू बढ़ के आगे वाले पॉइंट पे फिर से वो 90 + 2π के बराबर बन रही होगी, तो फिर वहाँ पे 1। तो अलग अलग पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड है, फेज़ इस फैक्टर के कारण गवर्न हो रहा है। और कुछ देर बाद dt इंटरवल बाद ये वेव आगे बढ़ जाती है। ये कुछ इस तरह की साइकिल मैंने आगे नहीं बनाई है दिस, लेकिन ये जो पॉइंट 90 डिग्री वाले फेज़ वाला था, अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया है। इतनी dx डिस्टेंस ही आगे बढ़ चुका है। पहले ये यहाँ पे था, और इतना कितना dt टाइम में। तो अगर हम
और ऐसा हर पॉइंट के साथ हो रहा है। ये पॉइंट जो इस फेज़ पे था वो थोड़ी देर बाद यहाँ चले गया, और जो यहाँ पे था ये यहाँ चले गया। तो आपने उस एनिमेशन में देखे तो और क्लियर होता है। अच्छा, हर पॉइंट जो है, हर फेज़ पॉइंट बराबर एक समान स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक समान वेलोसिटी से। लेकिन वो वेलोसिटी है कितनी, उस वेलोसिटी का नाम हम फेज़ वेलोसिटी रखेंगे। लेकिन उसे कंप्यूट कैसे करें, हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप केवल इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का फेज़ 90 है फॉर एग्जांपल, और बाद में dt टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ आ गया, dx डिस्टेंस आ गए dt टाइम बाद, लेकिन अभी भी इस पॉइंट का फेज़ कितना है 90, इस पॉइंट का, तभी तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम 1 के बराबर है। तो बेसिकली हम किस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज। पॉइंट समय के साथ आगे बढ़ रहा है, एक्चुअल मटेरियल कोई पॉइंट आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। वेव मीडियम में चलती है, मीडियम के पॉइंट्स अपनी जगह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन वेव में अब जो मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ चले गया, तो ये पॉइंट दोनों का फेज क्या था 90। और ऐसा किसी भी पॉइंट के लिए होगा, इस पॉइंट का फेज 0 था, ये पॉइंट आगे बढ़ गया, उतनी डिस्टेंस dx कितने टाइम में dt। तो जो इस समय कंट्रोलिंग कंडीशन है, हम जिस फेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसमें जो ये फेज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आप 90 वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, बाद में इसी पॉइंट को आपने पकड़ा हुआ है तो इसका फेज़ अभी भी 90 है। बाद में यही पॉइंट ये चले गया, आप इसी पॉइंट को ट्रैक कर रहे हैं तो इसका फेज़ अभी भी 90 है। तो जिस पॉइंट को आप ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, 90 वाला हो, 45 वाला हो, 0 वाला, कोई भी कंडीशन, आपकी गवर्निंग कंडीशन ये है, फेज़ kx माइनस ओमेगा टी क्या है, कांस्टेंट के बराबर। सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आएगी, बट हियर इट इज़ अ कांस्टेंट, ओके, दिस इज सम कांस्टेंट। तो के एक्स बराबर सी प्लस ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो के और ओमेगा कांस्टेंट है हमारी वेव के लिए, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको सिंपली ओमेगा ओवर के। डी एक्स कितना डिस्टेंस वो कांस्टेंट फेज वाला पॉइंट आगे बढ़ा, कौन से फेज वाला, कोई सा भी, मैं तो 90 के लिए बता रहा हूँ, कोई भी फेज पॉइंट आप लें, उसका जो भी फेज था वो कुछ देर बाद वही वाला फेज वाली वैल्यू कितनी आगे सरक गई होगी, इस वैल्यू के बराबर। इसीलिए इस वेलोसिटी को कहते हैं फेज वेलोसिटी, ओके। इस कंडीशन से गवर्न होके ये आई, इसीलिए हम कहते हैं फेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन कहते हैं, द वेलोसिटी विद विच पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट फेज, ये कंडीशन, कांस्टेंट फेज वाले पॉइंट्स जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं किसी वेव में, उसे कहते हैं फेज वेलोसिटी। लेकिन अभी हम देखेंगे फेज वेलोसिटी का कोई हम फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस से सेंस, हमारा डीपर सेंस ये है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी से रिलेट नहीं हो सकता है, या हम रिलेटिविस्टिक सेंस में देखेंगे, ये एक्चुअली लाइट की स्पीड से ज़्यादा बनता है मैटर के लिए, और आप जानते हैं लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता है। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है विदाउट एनी फिजिकल कंटेंट, ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये चीज़ आपने ऑप्टिक्स और वेव्स के कोर्स में किया होगा, दो वेव्स का जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड अगेन 1 लिया, एक वेव y1, इसके k1 और ओमेगा 1 है पैरामीटर्स, दूसरे के k2 और ओमेगा 2। तो दोनों वेव्स के लिए आप इंडिपेंडेंट इनकी फेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, इसकी ओमेगा 1 अपॉन k1 और इसकी ओमेगा 2 अपॉन k2। मैंने एनिमेशंस में आपको अलग अलग फेजेस वाली वेव्स एक साथ चला के भी दिखाई थी, ठीक है, डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव, वी विल कम टू नेक्स्ट। लेकिन अभी आप सोचिए k1 और k2 सिंबॉलिकली, k1 कुछ है, k2 कुछ है, इनके बीच कुछ डिफरेंस है, डेल्टा के। बाद में मैं एक डेल्टा के कहूँगा, डेल्टा के हमारे लिए स्मॉल होना चाहिए, ओके। तो दो वेव्स हैं जिनके वेव वेक्टर क्या हैं, अलग अलग, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग, पॉसिबली फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग। तो अगर आप इनको सुपरपोज करें, वेव्स में सुपरपोजिशन होता है, नेट एम्पलीट्यूड इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, तो आपने सम किया तो यहाँ आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएं, साइन ए प्लस साइन बी वाला, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है। एक वाले टर्म में k1 और k2 ऐड बाई 2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऐड बाई 2, और ये k वाला टर्म x से मल्टीप्लाई, ओमेगा वाला t से, और दूसरे में k1 माइनस k2 अपॉन 2, जिसको मैंने डेल्टा k लिख दिया है, k1 माइनस k2, k1 और k2 का सेपरेशन है डेल्टा k, इसे मैं कहूँगा k स्प्रेड, k की वैल्यू में कितना स्प्रेड है, ओके, k स्प्रेड है हमारा, तो डेल्टा k अपॉन 2 kx। और इसी तरह से डेल्टा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मिलेगा सेकंड टर्म में, तो वो इंटू t बाई 2, तो डेल्टा k और डेल्टा ओमेगा, k और ओमेगा में स्प्रेड्स है, कितना स्प्रेड है, कितना डिफरेंस है k1 k2 का और कितना ओमेगा 1 ओमेगा 2 का। तो इसी एक्सप्रेशन को मैंने फिर से यहाँ लिखा है। अब मैंने फर्स्ट टर्म में k1 प्लस k2 बाई 2 को k एवरेज लिख दिया, k1 और k2 का एवरेज तो है, और उसी तरह से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को ओमेगा एवरेज। तो ये बना सुपरपोज्ड वेव का एक्सप्रेशन, ये है। इनफैक्ट ये आपने बीट्स में स्टडी किया होगा, अगर दोनों वेव्स के बीच वेवलेंथ का अंतर बहुत कम होता है तो उसे हम बीट्स कहते हैं, साउंड में जो आपको बीट्स सुनाई देती हैं, ओके, व्हेन डेल्टा k इज स्मॉल। अब ये इसको अगर आप प्लॉट करें, पहले मैं इसे सीधे अगर प्लॉट करूं, और उस एनिमेशन में आपने देखा था, अभी ये बाहर की रेड लाइन आप भूल जाइए, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कर्व है, एम्पलीट्यूड का कर्व, वो कुछ ऐसा आता है, ये एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे कम कम कम, फिर ज़्यादा होने लगा, फिर ज़्यादा होने लगा, फिर मैक्सिमम, फिर थोड़ा कम, फिर काफ़ी कम, फिर उसी तरह की साइकिल रिपीट हो रही है। तो अगर ये जो हमारा एक कर्व है, इसके बाहर से मैं इस तरह का एक हर पीक पॉइंट को टच करते हुए एक लगभग एक कर्व ड्रॉ करूँ, तब मैं रेड वाला कर्व ऊपर और नीचे की साइड बना पाया हूँ। तो इसको हम कहते हैं इन्वेलपिंग कर्व। जैसे आपने अपनी वेव को एक लिफाफे में रख दिया, एनवेलप के अंदर रख दिया हो,
एनवलपिंग कर्व, इसीलिए कह रहे हैं इसे लिफाफे के अंदर एनवलपिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो है, ये आप उस एनिमेशन में देखें तो और बेटर समझ आएगा। ये इंडिविजुअल जो अब ये वेव है, ये तो अभी भी लगभग उसी तरह से मोशन कर रही है। आप इसे देखें, ये y1 या y2 जो अकेली एक वेव थी, ये उसी तरह के नेचर का है, k की जगह k एवरेज, ओमेगा की जगह ओ एवरेज। तो इंडिविजुअल वेव्स का मोशन तो वैसी ही है, लेकिन ये जो है, ये इस जो एनवलप है इसके मोशन को कंट्रोल करता है। आपने उस वीडियो में अगर गौर से देखा होगा, ये एनवलप खुद टाइम के साथ आगे बढ़ता है। अगर आप अंदर की पिक्चर भूल जाएं, केवल इसको सोचें, हाँ ये कुछ दिख रहा है, तो टाइम के बाद ये जो, इसे मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रीजन, यहाँ वेव्स ऐड होके सुपरपोज होके एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रीजन, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये कंस्ट्रक्टिव वाला रीजन आगे बढ़ जाएगा, और ये डिस्ट्रक्टिव वाला और आगे, और ये कंस्ट्रक्टिव वाला और आगे। तो अगर आप इसे एक वेव समझें, लेकिन अब इसे वेव नहीं वेव पैकेट कहेंगे, तो उस टाइम के साथ ये वेव पैकेट पूरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके मोशन को, इस वेव पैकेट के मोशन को कौन कंट्रोल करता है? ये वाला फैक्टर। ओके, दिस फैक्टर एनवलप है, या मॉड्यूलेशन उसे कहते हैं कई बार। स्लोली मूविंग एनवलप, स्लोली खैर होना जरूरी नहीं है, बट हमारे केस के लिए स्लोली बनेगा। तो ये जो स्लोली मूविंग एनवलप है, इसका मोशन इससे कंट्रोल होता है। ओके, अब फिर से वही आर्गूमेंट में लगाऊं जो मैंने kx माइनस ओमेगा टी में फेज़ वेलोसिटी में लगाया था। ये पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट फेज जो हैं, वो किस तरह से उस फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट रख के हमने निकाले थे। तो अब की बार एनवलप का फेज़ ये है, उसके फेज़ को ये कंट्रोल करता है। ओके, इसे इनफैक्ट फेज़ भी नहीं बोलना चाहिए। एनवलप का मोशन इस फैक्टर में है, तो एनवलप के मोशन को अगर आपने स्टडी करना है तो इस फैक्टर को कांस्टेंट फाई ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फैक्टर, फेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फैक्टर इतना है। और फिर वही क्राइटेरिया आप करें, dx/dt यहाँ से निकालें तो अब की बार, लेकिन क्योंकि इसमें डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के हैं, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के। जो ये एनवलप जो है, ये वेव पैकेट के जो मूव करने की वेलोसिटी है, अभी मैं वेव पैकेट भी ना कहूँ इसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। एक साथ जब ये दोनों वेव्स एक साथ माध्यम में चलती हैं, तो तब इनके नेट आगे बढ़ने की गति उसे समझ सकते हैं, वो है डेल्टा ओमेगा बाई डी के। अब यहाँ तो मैंने केवल दो कंपोनेंट्स ऐड किए थे, एक k1 वाला और एक k2 वाला, लेकिन और उनकी करस्पॉन्डिंग ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2। अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स जोड़ें, ठीक है, आप इस तरह सोचिए, एक k है और उससे इस तरफ को भी बहुत सारी k वैल्यूज़ हैं, k से लेकर k प्लस डी के बाई 2 तक, और उससे कम वाले k भी हैं, k माइनस डी के बाई 2। इन प्रिंसिपल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। कुल मिला के k की वैल्यू का जो स्प्रेड है वो है डी के बराबर, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम वैल्यूज़ का जो अंतर है k से लेकर, आप उसे और सिंपल ही सोच सकते हैं, k से लेकर k प्लस डी के, केवल दो नहीं है, k से लेकर डी के तक जितनी पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं, वेव वेक्टर्स हैं, वो सारे हैं, और ऐसे ही ओमेगा में। तो उस केस में अगर आप उसको मिला के सुपरपोज करेंगे, तो तब जो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, ये बनेगा इसके बजाय डी ओमेगा और इसके बजाय डी के, और इसी को हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ये जो एनवलप है इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये आगे देखेंगे, ये ग्रुप वेलोसिटी ही पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी, जो मटेरियल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रॉगली ने कह दिया मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट कर दो, लेकिन वो जो वेव की फेज वेलोसिटी है उसका इससे पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अकेली वेव से तो काम वैसे भी नहीं चलेगा, वेव पैकेट बनाएंगे और उस वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से रिलेटेड होगी, फिजिकली वो है। ओके, स्प्रेड को मैंने ऐसे भी दिखाया है। अगेन ये डिस्क्रीट केस था, केवल दो k और k2 के स्पेस में आप सोच सकते हैं k की एवरेज वैल्यू, और उससे इस तरफ की वैल्यूज़ भी और इस तरफ की वैल्यूज़, आप कई सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, और शायद सबका एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, k वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, k से थोड़े कम वाले का और कम है, k से थोड़े कम वाले का और कम और कम और कम। कोई जरूरी नहीं आप ऐसा प्रोफाइल लें, आप अलग टाइप का प्रोफाइल भी ले सकते हैं। वो प्रोफाइल का मतलब क्या है? प्रोफाइल का मतलब ये है, यहाँ मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड 1 लिया था, मैं किसी का एम्पलीट्यूड कम किसी का ज़्यादा ले सकता हूँ, तो लेकिन कुल मिला के बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड करें तो आपको ये सिचुएशन मिलेगी। ओके, अच्छा, मैंने वीडियो लेक्चर में डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव की बात की थी, उसको यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। माना यही दो वेव्स हैं, दो का ही एग्जांपल में कर लेते हैं। पहले के लिए k1 को मैं k लिख रहा हूँ सिंपली, और ओमेगा 1 को ओमेगा। तो फर्स्ट वाली जो वेव है उसकी जो फेज़ वेलोसिटी है, फेज़ जो हमने पहले डिस्कस की, वो ओमेगा अपॉन k, इन्हीं का रेशियो होता है। दूसरी वेव के लिए k2 माना इस k का a गुना है, a कोई फैक्टर है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 जो भी हो, a इज सम कांस्टेंट। और दूसरी वेव का जो ओमेगा 2 है वो भी पहले वाली वेव का ही a टाइम्स है, मतलब नई वेव के k और ओमेगा पहली वाली वेव के दोनों a टाइम्स हैं। तो अगर इसके लिए आप फेज़ वेलोसिटी निकालें तो ओमेगा 2 अपॉन k2 करेंगे, और a का फैक्टर कैंसिल होगा, ये भी कितना, ओमेगा अपॉन k। जितनी वेलोसिटी इस वेव की है उतनी वेलोसिटी किसकी है, इस वेव की। अगर ये सिचुएशन है तो आप कहेंगे ये है नॉन डिस्पर्सिव। एक साथ, डिस्पर्सन का मतलब होता है छितराना, अलग अलग होना, ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ये वेव्स एक साथ ट्रैवल करेंगी,
उस वीडियो में आप फिर से देखें, जब मैंने एक वीडियो में एक साथ वेव्स ट्रैवल कर रही थी, 2 या 3 अलग अलग वेव्स थी, वो मैंने उसे कहा भी होगा नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम वो। और इस सिस्टम के लिए अगर आप ये ग्रुप वेलोसिटी निकालें तो ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस समय केवल 2 वेव्स हैं तो ये फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा निकालो, डेल्टा के है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, कितना चेंज हो रहा है के में तो ओवरऑल दोनों वेव्स के बीच में, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया A-1 के, और ऐसी डेल्टा ओमेगा A-1 ओमेगा, तो इनका रेशियो आपने निकाला कि हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फिर से A-1 का फैक्टर कैंसिल हुआ, ये भी ओमेगा अपॉन के। इस समय ग्रुप वेलोसिटी जितनी इंडिविजुअल फेज वेलोसिटी थी दोनों की, जो पहले ही बराबर हो चुकी थी, उसके बराबर है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे हम कहते हैं लाइट वैक्यूम में चलती है तो उसके सातों कलर या जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सब एक साथ एक ही स्पीड से चलती हैं सी से, लेकिन प्रिज्म में आप देखते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसका रीज़न उनकी मीडियम में स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है, अलग अलग। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो वो है बिहेवियर है वो नॉन डिस्पर्सिव है। सारी वेवलेंथ मतलब के, सारी के लिए आप वेलोसिटी निकालें सी के बराबर बनेगी। ओके, अब डिस्पर्सिव क्या होता है, डिस्पर्सिव के लिए मैंने सेम किया, पहली वेव के K1 को K ले लिया, ओमेगा 1 को ओमेगा, तो पहली वेव की वेलोसिटी तो ओमेगा अपॉन के। अब दूसरी वेव के पैरामीटर्स क्या हैं, उसका K तो पहली वाली वेव का A टाइम्स है, लेकिन उसका ओमेगा सम अदर फैक्टर B टाइम्स है, ठीक है, एक ही रेशियो में दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इस वाली वेव के लिए आप फेज वेलोसिटी निकालें ओमेगा 2 अपॉन K2, तो अब की बार ये कैंसिल नहीं होगा, फैक्टर B अपॉन A का फैक्टर बचेगा और ओमेगा अपॉन के। पिछली बार ये दोनों फैक्टर A थे तो सिंपली ये, तो फिर दोनों बराबर हो गए थे। इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। फिर से आप K का चेंज और ओमेगा का चेंज निकालें, एक में A-1 K आ रहा है, दूसरे में B-1 ओमेगा। आप इनका रेशियो निकाल लें ग्रुप वेलोसिटी के लिए, तो भाई उसमें B-1 अपॉन A-1, अगेन ये फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है इस समय। ये वेलोसिटी ना फर्स्ट पार्टिकल की फेज वेलोसिटी के बराबर है, फर्स्ट पार्टिकल नहीं फर्स्ट वेव की, ना सेकंड वेव की फेज वेलोसिटी के बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है वो आप यहीं से देख सकते हैं, वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब अलग अलग के वाली जो वेव्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मीडियम में चल रही हैं, इसी को डिस्पर्शन कहते हैं। वो अब किसी पॉइंट से अगर एक साथ भी ओरिजिनेट हुए हों पर बाद में आगे पीछे का मतलब आप फेज़ के सेंस में समझ लेंगे होपफुली। ओके, तो वो ओके, क्योंकि फेज़ वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज़ की वेलोसिटी होती है, तो लेकिन अब उनकी वो फेज़ वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। अच्छा, अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से वो चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की है थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट में। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन इस प्रकार का होता है, e⁻⁴ ठीक है। अगर मैं केवल साइन को प्लॉट करूं तो ऐसा बनता है। इसका से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो इस फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कैंसिल होते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है हमने देखा था इस केस में इन्फिनिटी होती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है वो एक कांस्टेंट होता है, हर जगह जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे। तो पार्टिकल को कहीं आप उसके लिए स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते हैं कि पार्टिकल के ज़्यादा पाए जाने का चांस यहाँ है, नहीं। तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी है, इन्फिनिटी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये भी जानते हैं इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आप उस पर मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करें तो आपको मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है h×k। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कितनी होती है, 0। ओके, और पार्टिकल पिक्चर में पार्टिकल लोकलाइज्ड है, पार्टिकल तो यहाँ पे चाहिए। ओके, अब ये जो चीज़ें थी ग्रुप और फेज़ और इन चीज़ों को थोड़ा और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसका। रिलेटिविस्टिक जो रिलेशन है बिटवीन एनर्जी मोमेंटम, वो रिलेशन ये है E² = P² C² + m02 C⁴। यहाँ पे मैं मास दो तरह का लिखूंगा, एक m02 और एक आप ऐसे सोचिए, उसे ये ना बोलें कि वो मास है जो वेलोसिटी के साथ बढ़ जाता है। आप उसे ऐसे सोचिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं समथिंग इंटू C² के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। आप ऐसे सोचिए, पार्टिकल का रेस्ट मास आप पे था, पार्टिकल का मोमेंटम था, आपने इस टर्म की वैल्यू निकाली, ठीक है, से इस टर्म की वैल्यू आई 100। तो अब आप सोचिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप m की वैल्यू निकाल रहे हैं। m वो कांस्टेंट है जो इस कंडीशन को उस समय सेटिस्फाई करता है। पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो गया, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मास ये वाला m चेंज हो जाएगा। तो इस सेंस में हम कहते हैं मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है। तो ये वो मास है, ठीक है, ये रेस्ट मास, मूविंग मास। ओके, अच्छा, और ये इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में देखूं तो E = mc²। ओके, अच्छा, अब फेज़ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम देखें, फेज़ पहले वाला ω/k। अब जो हमारे वेव पार्टिकल डुअलिटी के बेसिक रिलेशन है, दोनों तरफ h× से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो h× ओमेगा हो गया E और h×k हो गया P। तो फेज़ वेलोसिटी, अब मैं देखो यहाँ पे वेव नेचर से पार्टिकल नेचर को रिलेट कर रहा हूँ।
तो पार्टिकल के टर्म्स में अगर बात करें, पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी से उसकी करस्पॉन्डिंग फेज वेलोसिटी निकलेगी, अगर हम पार्टिकल के साथ वेव एश्योरेट करना चाह रहे हैं तो अब उस पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी से वो करस्पॉन्डिंग वेव की फेज वेलोसिटी निकलेगी, ई अपॉन पी से। और ई है एम सी स्क्वायर्ड, ये एम सी स्क्वायर्ड ये वाला है, ठीक है। ये टर्म को मैंने ऐसे कंडेंस करके लिख दिया, आप ऐसे सोचिए एम सी स्क्वायर्ड। और पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, वी एम मैंने इसलिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, या आप इसे भी सोच सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मास। वो पार्टिकल का कुछ मास होगा, ठीक है, आगे और ये क्लियर हो जाएगा। बट वी एम या मटेरियल पार्टिकल सोचो, ये फेज वेलोसिटी नहीं है, ग्रुप वेलोसिटी नहीं है, वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि पी वो पार्टिकल का मोमेंटम, तो पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वी एम। ये एम ये वाला है, ठीक है। उस समय वो जब मूव कर रहा है उस समय उसका इफेक्टिव मास कितना है, इफ आई कैन से इट लाइक दैट, एम इंटू वी एम। एम से एम कैंसिल, सी स्क्वायर बाई वी। फेज वेलोसिटी निकल रही है सी स्क्वायर बाई वी एम, लेकिन रिलेटिविटी का प्रिंसिपल आपको बताता है कि किसी भी मैसिव पार्टिकल के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है मटेरियल पार्टिकल की, वो तो सी से कम ही हो सकती है। कोई भी मैसिव पार्टिकल सी की स्पीड भी टच नहीं कर सकता है, सी से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, सी भी टच नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये वी एम का फैक्टर सी से छोटा है। तो अगर आप ये डिवीज़न करेंगे तो आपको जो ओवरऑल फैक्टर मिलेगा वो सी से ज़्यादा होगा। ओके, सी स्क्वायर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया जो सी से छोटा है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सी से ज़्यादा होगा, मतलब वी पी क्या है, सी से ज़्यादा। ये तो फेज वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, मैटर पार्टिकल के लिए, किसी ऐसी फेज वेलोसिटी किसी आर्बिट्री वेव के लिए नहीं। वो जो डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल के साथ वेव एश्योरेट करो, मैटर वेव मैं इसे कहूँगा, उस मैटर वेव के लिए फेज वेलोसिटी तो सी से ज़्यादा निकल रही है, इसका मतलब ये अनफिजिकल है। तो फिर इसको पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ एश्योरेट करने का तो चांस ही नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी तो सी से कम होती है मैसिव पार्टिकल की, तो यहीं से आपको ये अनफिजिकल। तो फेज वेलोसिटी, इसीलिए मैंने कहा था फेज वेलोसिटी की कोई फिजिकल रेलिवेंस नहीं है, वो पार्टिकल की जो मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके बराबर तो हो ही नहीं सकती है, डिस्क्रिपेंसी। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे आप एक दूसरा केस भी चेक कर लें, अगर मासलेस पार्टिकल हो तब आप कैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। मासलेस पार्टिकल के लिए एम नॉट सी स्क्वायर जीरो होता है, तो सीधे सीधे ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ले लें तो ई बराबर पी सी। मासलेस पार्टिकल के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हमने फोटो कॉम्पटन इफेक्ट में यूज़ किया है, ई इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से सीधे फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ई बटे पी, ई अपॉन पी, सीधे यहाँ से ई अपॉन पी निकाल लो, सीधे सीधे कितना आ रहा है, सी। हाँ, मासलेस पार्टिकल जैसे फोटोन, उसको मैं उसकी जब आप उसे पार्टिकल के रूप में देख रहे हैं तो इस सेंस में मैं उसकी वेलोसिटी को लिखूंगा v जीरो, उसका मास कितना होता है, जीरो, इसीलिए मैंने नोटेशन यूज़ किया था। और मैंने कहा भी था m को आप मैटर समझ लो या उस पार्टिकल का मास समझ लो, मैसिव, लेकिन फोटोन का मास होता है जीरो, तो v जीरो, रेस्ट मास जीरो, और बराबर vp की वैल्यू भी c के बराबर बन रही है, दोनों वेलोसिटी क्या है, c। ये चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका था। लाइट नॉन डिस्पर्सिव वैक्यूम की बात हो रही है, नॉन डिस्पर्सिव इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जितनी वेलोसिटी होती है वही ग्रुप वेलोसिटी होती है। वो इस समय ये आ गया, अब आपने उसे मैटर की वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, फोटोन पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी, और दोनों कितने के बराबर है, सी। लेकिन ये केवल नॉन डिस्पर्सिव फीचर था इसलिए मिला, अदरवाइज इन जनरल मैसिव पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी सी से ज़्यादा बनेगी, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो सी से कम होती है, तो दोनों को कोई कोरिलेशन तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ से शो हो गया कि द फेज वेलोसिटी कैन नॉट बी रिलेटेड टू दी वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। अब जरा डिस्पर्शन रिलेशन भी निकाल लेते हैं कि मैटर वेव्स के लिए, मैटर वेव से अब मेरा मतलब है m ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, m इक्वल टू जीरो केस नहीं, मैटर वेव्स के लिए क्या रिलेशन होता है, डिस्पर्शन रिलेशन जिसे कहते हैं, उसे डिराइव करूंगा तभी बताऊंगा डिस्पर्शन रिलेशन। अगेन इस रिलेशन से स्टार्ट करें, इस रिलेशन का दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। ओके, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का 1/2, एम नॉट सी स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में आप ज़बरदस्ती कॉमन लें तो ये इतना बनता है, और ये पावर हाफ है, आप इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। मैंने शुरू के कुछ टर्म्स तक एक्सपेंशन किया है केवल, बाहर से m0 सी स्क्वायर का टर्म, पहला एक्सपेंशन टर्म 1 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होके अगला टर्म ये आएगा, और बाहर से m0 सी स्क्वायर जो कॉमन लिया ये, और हायर टर्म्स भी हैं। ओके, अगले टर्म में p पावर 4 होगा, अगले टर्म में p पावर 6 एंड सो ऑन, बट मैंने उन्हें नहीं लिखा। ये एम नॉट सी स्क्वायर का जो टर्म है ये रेस्ट मास एनर्जी है। रिलेटिविटी में अगर पार्टिकल का मोमेंटम जीरो भी हो, हायर टर्म्स में p आता है, अगर p जीरो भी हो तो रिलेटिविटी के हिसाब से इतनी रेस्ट मास एनर्जी तो पार्टिकल में होती ही होती है, तो ये रेस्ट मास एनर्जी तो हमेशा होगी, ये ओवरऑल एक कांस्टेंट की तरह है। ओके, और ये नेक्स्ट टर्म आप देखें, इसे सिंप्लीफाई करें यहाँ तो ये बेसिकली p स्क्वायर बाई 2m0 पार्टिकल का रेस्ट मास, अब नीचे p स्क्वायर बाई 2m, m नॉट वगैरह भूल जाएं, p स्क्वायर बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो है आपके, मैं पहले क्लासिकल मैकेनिक्स लिख रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बोलना चाहिए, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में
नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में टी का एक्सप्रेशन कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी का, आप बोलते हैं p²/2m। वो एक्चुअली आया कहाँ से, आप उसे ऐसे सोच सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमेशा लागू होता है, पार्टिकल रिलेटिविस्टिक हो नॉन रिलेटिविस्टिक। लेकिन अगर p की वैल्यू स्मॉल है तो p⁴ तो और भी छोटा होगा और p�6 तो बहुत ही छोटा होगा। तो इन टर्म्स को अगर छोड़ दें तो किसी पार्टिकल की एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एक रेस्ट मास एनर्जी और बाकी p²/2m। रेस्ट मास एनर्जी तो उसके पास हमेशा होगी ही होगी। तो ओवरऑल कॉन्स्टेंट्स को एनर्जी में अगर आप ड्रॉप कर दें, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी में कई बार करते हैं, ओवरऑल एनर्जी में ओवरऑल एक कांस्टेंट को ड्रॉप कर दें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन, मोशन के कारण जो एनर्जी है, मोशन के कारण क्यों कह रहा हूँ, इसमें p आ रहा है, मोमेंटम मतलब मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी है वो कितनी है, p²/2m। उसी को तो आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बट ये रिलेशन है नॉन रिलेटिविस्टिक में, अगर ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स इतने छोटे हैं कि इन्हें छोड़ा जा सके। लेकिन अगर पार्टिकल आपका फास्ट मूविंग है, आपका कंपैरिजन आप करेंगे v का c से, अगर v c के मुकाबले बहुत छोटा है तब इन टर्म्स को छोड़ दो, तो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। लेकिन अगर v c के मुकाबले कुछ है, c तक तो नहीं पहुंच सकता, c के बराबर और ऊपर तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन अगर c के कंपैरेबल है तो तब इन टर्म्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तब आपका जो नॉर्मल नॉन रिलेटिविस्टिक का एक्सप्रेशन है p²/2m दैट फेल्स। बट इन ईदर केस दिस। तो अभी मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आगे के टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, वो भी हैं। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E होता है h×ω वे पार्टिकल डुअलिटी, m0c², P होता है h×k तो उसका स्क्वायर बटे 2m0, और हायर टर्म्स अगेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, V अगर C से कम हो तो नेगलेक्ट कर दो, अदरवाइज हैं। ठीक है, अच्छा, तो h× से आप डिवाइड करें तो ओमेगा m0c²/h×, h×k²/2m0 प्लस एंड सो ऑन। मैंने यहाँ ओमेगा को फंक्शन ऑफ k डिक्लेयर कर दिया। मैंने डिक्लेयर क्या किया है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ओमेगा k पे डिपेंड करता है, ओमेगा इज़ अ फंक्शन ऑफ k। तो यहाँ से इमीडिएटली आप फेज़ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट फेज़ और ग्रुप दोनों निकाल सकते हैं। फेज़ वेलोसिटी होती है ω/k। तो अगर आप एक k से सब जगह डिवाइड करें तो यहाँ एक h×k आ जाएगा नीचे, और यहाँ एक k कैंसिल हो जाएगा, h×k। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेज़ वेलोसिटी भी ये k पे डिपेंड कर रही है, k पे डिपेंड कर रही है, और हायर टर्म्स में भी k डिपेंडेंस होगी। पर अगर यहीं तक के टर्म्स भी होते, अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी होते, तो इस टर्म को तो आप ड्रॉप कर देते पहले ही कि ओवरऑल कांस्टेंट, तो चलो ये टर्म नहीं आता। हायर टर्म्स आप ड्रॉप कर देते, पर उसके बावजूद आप देख रहे हैं फेज़ वेलोसिटी k पे डिपेंड करती है। Vp इज़ अ फंक्शन ऑफ k। Vp फंक्शन ऑफ k का क्या मतलब है, फेज़ वेलोसिटी k के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। k मतलब वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग फेज़ वेलोसिटी, डिस्पर्शन। मैटर वेव्स के लिए चाहे रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन देखो ये वाला, चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक में इसको आप छोड़ देंगे और हायर टर्म्स को भी छोड़ देंगे, पर उसके बावजूद ये क्या बन रहा है, डिस्पर्शन शो कर रहा है। अगेन मासलेस केस में मैं फिर से कहूँगा, मासलेस के लिए आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। मासलेस केस में ई और पी का रिलेशन सिंपली ही होता है E=PC। तो वहाँ से आप ओमेगा =KC मिलेगा आपको, h× का फैक्टर दोनों तरफ कैंसिल करके, तो Vp जो कि ω/k होता है C। ओके, मासलेस केस दिस। नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, आप उसे अलग से करना चाहें, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आप इस टर्म को कहते हैं, ओवरऑल कांस्टेंट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, 0 पे सेट कर दो माना, ठीक है, ये टर्म इतने के बराबर, हायर टर्म्स को हमने छोड़ दिया। अगेन ω/k करके अगर आप फेज़ वेलोसिटी निकालें भी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, तो k का एक फैक्टर यहाँ फिर भी सर्वाइव कर रहा है, 1 बचे 2 बचे 4 बचे, कुल मिला के फेज़ वेलोसिटी k पे डिपेंड कर रही है। डिस्पर्शन चाहे रिलेटिविस्टिक केस हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मैटर वेव्स के लिए डिस्पर्शन होता ही है। फेज़ वेलोसिटी अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग होती है। ओके दिस। अच्छा, अब आते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो मैंने वहाँ पे एक्सप्रेशन वो किया था dω/dk। जैसे ही आप पे ओमेगा का एक्सप्रेशन आया, आप केवल k से डिवाइड करके फेज़ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर इसी एक्सप्रेशन को k के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो dω/dk। तो वो कर लें अगर हम, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है dω/dk या सिंपली d/dp। ओके, मैं यहाँ से भी निकाल सकता था, यहाँ मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया। इनफैक्ट मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सीधे यहाँ से कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को आप सीधे सीधे p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, E² = p² c² + m0² c⁴। ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ 2E/dp = 2p c², p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। क्यों किया है, ग्रुप वेलोसिटी dω/dk होती है, पर आप h× से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो h× ओमेगा E होता है और h² होता है p। तो ग्रुप वेलोसिटी आप पार्टिकल फीचर से ऐसे भी निकाल सकते हैं, एनर्जी को मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, वेव प्रॉपर्टीज से ऐसे, लेकिन उसके एसोसिएटेड पार्टिकल की प्रॉपर्टी से ऐसे। तो सीधे इस पार्टिकल प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, सीधे इसे p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये बन गया।
और इस केस में अगर पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो भी हो तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये वाला तरीका स्टिल होल्ड करेगा, ये टर्म जीरो होगा। डिफ्रेंशिएशन के बाद तो ये टर्म वैसे भी खत्म हो जा रहा है, तो आपको यही रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन में डी अपॉन डी पी एक तरफ रहने दो, तो आपको मिला पी सी स्क्वायर अपॉन ई। पी की वैल्यू होती है पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता है, उसका मूविंग मास इंटू खुद उस मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी एम इंटू वी एम, साथ में ये सी स्क्वायर, और ई खुद होता है एम सी स्क्वायर। ये एम नॉट नहीं है जो मैंने पीछे बताया था, ये वही एम है, तो एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल, एम का फैक्टर कैंसिल, तो ग्रुप वेलोसिटी कितने के बराबर बन रही है, हम वी जी कैलकुलेट कर रहे थे भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड वी जी का एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड किसके बराबर बना, वी एम। ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मटेरियल वेलोसिटी के बराबर। रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन से निकाला, लेकिन चाहे रेस्ट मास जीरो हो चाहे रेस्ट मास नॉन जीरो हो, ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर शो हो रही है, मैटर की वेलोसिटी के बराबर, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर। अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस में चलते, अमेजिंगली इस केस में यहाँ से भी यही आंसर मिलता है। अगेन ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए डी अपॉन डी पी करना है, करो डी अपॉन डी पी, 2p अपॉन 2m0, 2 से 2 कैंसिल, और p कितना होता है खुद मास इंटू वेलोसिटी। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में m0 ही m होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मास वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आप ये ना सोचें भाई p को तो मैं m इंटू वी एम लिख रहा था, यहाँ तो ऐसा लिखा था। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में m और m नॉट एक ही चीज़ है, तो इसलिए m नॉट और m नॉट कैंसल्स एंड देन सिंपली, तो यहाँ भी ग्रुप वेलोसिटी कितनी है, नॉन रिलेटिविस्टिक हो सॉरी nr हो, रिलेटिविस्टिक हो, रिलेटिविस्टिक में भी मैसिव हो मासलेस हो, हर केस में आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है। ग्रुप वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद दी पार्टिकल वेलोसिटी, एम फॉर मैटर, पार्टिकल वेलोसिटी। तो अब कनेक्शन और डीप इस्टेब्लिश हो रहा है, ये आपके आर्गुमेंट को अब सपोर्ट कर रहा है। डी ब्रॉगली ने जो ओरिजिनली कहा वेवलेंथ के साथ एस्ट्यूट करो एंड और दिस, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, पर वो सिंगल वेव से काम नहीं चलेगा, उसको हमने कई तरह से वो देख लिया, मैं अभी समराइज करूंगा वो सारे आर्गुमेंट्स, लेकिन ये आर्गुमेंट अब ये रिइंफोर्स कर रहा है। अच्छा, तो वो मैटर पार्टिकल को किससे रिलेट करें, ग्रुप वेलोसिटी से। अब ग्रुप वेलोसिटी किसकी होती है, वेव पैकेट की, एक वेव नहीं, वेव्स का कॉम्बिनेशन, तो ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेव्स जिसे हम वेव पैकेट कहते हैं, उससे हम उसे रिलेट कर सकते हैं। तो इन ईदर केस द मैटर पार्टिकल वेलोसिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द ग्रुप वेलोसिटी। आप इस आर्गुमेंट को रिवर्स में भी बोल सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी किससे रिलेटेड होगी, मैटर की एक्चुअल वेलोसिटी से, पार्टिकल वेलोसिटी से, ओके। और जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला है आप ये वाला यूज़ करेंगे, पर आप इसे सोचिए ये उस वेव पैकेट की एवरेज वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं आप। वेव पैकेट अब एक वेवलेंथ से कंपोज नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं, बहुत सारी के वैल्यू हैं, तो उनकी एवरेज वेवलेंथ के लिए है जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, उसको इस सेंस में सोचना चाहिए, ओके। तो लेट मी नाउ समराइज द थिंग्स। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज सिंगल वेव क्रॉस काम नहीं चलेगा। सिंगल वेव से डी ब्रॉगली ने जो आइडिया दिया था वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैटर का वेव से रिलेशन है, लेकिन इस मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल हार्मोनिक या मोनोक्रोमेटिक या सिंगल वेवलेंथ की वेव, सिंगल के वाली वेव नहीं चलेगी। रीज़न दो तरीके से, लोकलाइजेशन वर्सेज नॉन लोकलाइजेशन का इशू है। वेव कंप्लीटली नॉन लोकलाइज्ड होती है, पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है, एक। दूसरा, सिंगल वेव के लिए आप केवल फेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ग्रुप तो है ही नहीं, तो ग्रुप वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, फेज वेलोसिटी। लेकिन फेज वेलोसिटी हमने मैथमेटिकली शो किया मैटर वेलोसिटी के बराबर हो ही नहीं सकती है, ये सी से कम होता है और ये सी से ज़्यादा निकल रहा है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। तो एक, फिर सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन जो हमें नज़र आया वो भी दो तीन तरीके से, भाई वेव पैकेट बनाना पड़ेगा। मोस्ट जनरल वेव पैकेट आप कैसे बनाएंगे, अगर मैं डिस्क्रीट लिखूं, एक वेव लिया K1 ओमेगा 1 वाली और उसका एम्पलीट्यूड A1, पीछे की कैलकुलेशंस में तो मैंने सब जगह एम्पलीट्यूड 1 लिया था, पर ये ज़रूरी नहीं है। इसको आप, मैं कई बार ऐसे कह सकता हूँ, K1 का हिस्सा कम लिया और K2 का हिस्सा ज़्यादा लिया एंड सो ऑन, ओके। बट उसका मतलब ये सम के एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसे आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड किए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड करने का मतलब ये नहीं है आपने K की सारी वैल्यू के ऊपर ऐड कर दिया, नहीं। ये ऐसे सोचिए, K की कोई एवरेज वैल्यू है, मिड वैल्यू, और उससे इधर डेल्टा K प्लस 2 और माइनस डेल्टा K प्लस 2 और प्लस डेल्टा K प्लस 2, इस रेंज में जितनी पॉसिबल K वैल्यू थी, इस रेंज में कुल कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इन्फिनिटी, उनको ऐड किया है। एक फाइनाइट रेंज की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को ऐड किया है, और इन सब का एम्पलीट्यूड भी बराबर नहीं है। इसका हिस्सा हो सकता है कम लिया हो, मैं ग्राफिकली ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका हिस्सा क्या पता ज़्यादा लिया हो, तो इस तरह से आपने इन सबको ऐड किया, ठीक है। तो और कंटिन्यूस केस में आप इन्हें ऐड करें तो साइन KX माइनस ओमेगा टी टाइप के टर्म को ऐड कर रहे हैं, पर ओमेगा इन जनरल खुद K पे डिपेंड कर सकता है। ओमेगा का K पे डिपेंड करने का मतलब डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव मीडियम में ओमेगा K पे डिपेंड करता है, तो ओमेगा खुद K पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब ये है वेलोसिटी हर उसके कंपोनेंट की अलग अलग हो सकती है, तो आप इन्हें इस तरह से ऐड करें, ओके।
कहाँ से, k0 प्लस डेल्टा के बाई टू या माइनस लोअर लिमिट माइनस डेल्टा के बाई टू से k0 प्लस डेल्टा के बाई टू, समेशन के बजाय इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस केस है, ए के इसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका एम्पलीट्यूड अलग, तो एम्पलीट्यूड खुद हमारा के डिपेंडेंट है। ऐसे सारे कंपोनेंट्स को ऐड या इंटीग्रेट कर दीजिए और यही चीज़ है हमारा वेव पैकेट। और क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज़ को हम वेव फंक्शन कहते हैं। इफ़ यू कैन लुक एट इट दिस वे, क्वांटम मैकेनिक्स में साइन जो भी हमने आर्गूमेंट दिया था कुछ इस तरह से आ जाता है, e पर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉम्प्लेक्स वेव, सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव फंक्शंस। ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्लेन वेव फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट वाला। आपने ऐसे बहुत सारे प्लेन वेव फंक्शंस को ऐड किया है, और अगर इसमें इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो ये हमारा फुरिये इंटीग्रल है। बहुत सारे उनको ऐड करके एक, जो लोग फुरिये एनालिसिस जानते हैं ओके, या फुरिये ट्रांसफॉर्म जानते हैं, होपफुली दे कैन कनेक्ट इट इवन बेटर देन दिस, बट सुपरपोजिशन किया आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स का ओके, के का स्प्रेड कुछ है दिस। आप इस इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं विद द आइडिया बाहर वाले कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड जीरो है भाई। वो कंपोनेंट्स आपने लिए लेकिन उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी ली, जीरो, तो इन प्रिंसिपल दिस इंटीग्रेशन कैन एक्सटेंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो दिस, तो ये है वेव पैकेट। सॉल्यूशन ये है, सिंगल वेव से काम नहीं चलेगा, आप इस तरह का वेव पैकेट या इस तरह का वेव पैकेट कंस्ट्रक्ट कीजिए और फिर आप, हमने शो किया हाँ दैट इज़ कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात फिर से करूँगा। फाइनली वेव पैकेट को आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, एनिमेशन में मैंने और क्लियरली आपने देखा होगा, आप लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को ऐड करें तो बहुत एक छोटे रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बाकी सब जगह पीछे और कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को जोड़ा, केवल एक छोटा रीजन जिसकी विड्थ माना डेल्टा एक्स है, उस रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और बाकी जगह डिस्ट्रक्टिव, मतलब बाकी जगह वेव का एम्पलीट्यूड जीरो है। वेव फंक्शन के टर्म में यहाँ वेव फंक्शन जीरो, यहाँ वेव फंक्शन जीरो, यहाँ वेव फंक्शन नॉन जीरो, और वेव फंक्शन जहाँ नॉन जीरो होगा प्रोबेबिलिटी भी वहीं नॉन जीरो होगी। मतलब पार्टिकल के पाए जाने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो मैटर पार्टिकल जिसके साथ आपने ये वेव पैकेट एसोसिएट किया, तो वो इस रीजन में कहीं होगा। अब वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, इसका आंसर वेव मैकेनिक्स नहीं दे पाती है। वो कहती है इतनी अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन आपने इस वेव पैकेट को बनाया कैसे, इस तरह की बहुत सारी के वैल्यूज़ को ऐड करके, और के वैल्यूज़ को ऐड किया मतलब के में भी कुछ अनसर्टेनिटी है, के की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, उसमें डेल्टा के का स्प्रेड है, और के में अनसर्टेनिटी मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, पी इक्वल टू एच क्रॉस के। मैं कई बार ये कहता हूँ मोमेंटम और के एक ही चीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द कांस्टेंट एच क्रॉस। तो के में अनसर्टेनिटी है मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, दोनों में अनसर्टेनिटी आपकी रहेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में तो हमने शो कर रखा है कि ये इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट से कम नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं, इनफैक्ट वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। ये नीचे मैंने वो रिलेशन लिखा है ओके। और अगर आप ये करना चाहते हैं, नहीं जी मैं डेल्टा पी को कम करूँगा, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कम करूँगा, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कम कैसे करेंगे आप, के की अनसर्टेनिटी को कम करें। के की अनसर्टेनिटी कम करने का मतलब जिन कंपोनेंट्स को ऐड करके आप अपना वेव पैकेट बना रहे हैं उनकी लिमिट को और कम कर दो, के की वैल्यू का स्प्रेड ज़्यादा मत दो, और कम। लेकिन आप अगर वो करते हैं तो आपको पता लगेगा आपका ये वेव पैकेट और वाइड हो गया है। एनिमेशन में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी, के स्प्रेड को मैंने वहाँ हाफ किया था तो वेव पैकेट की विड्थ बढ़ रही थी। तो अगर आप इसको कम करते हैं तो ये बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। दिस इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द वेव पैकेट पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली। इनफैक्ट मैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी अजीब से फीचर, अजीब से मेरा मतलब है जो क्लासिकल मैकेनिक्स या आपके नॉर्मल कन्वेंशन के अगेंस्ट जाते हैं, वो सारे फीचर्स इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि अब आप उसको वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जैसे ही आप किसी चीज़ को वेव ट्रीटमेंट देते हैं तो वेव के साथ अनसर्टेनिटी एंड ऑल दीज थिंग्स पॉप अप। अगेन ये वीडियो अपने आप कुछ ब्लैकआउट हो गया है, तो लेट मी स्टॉप हियर। एक छोटा सी टॉपिक और है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, उसे मैं नेक्स्ट के स्टार्टिंग में 2 मिनट में कवर कर लूँगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस लेक्चर। और मैं फिर से कहूँगा, इसके साथ आप 4 माइनस एप्सिलॉन वाला वीडियो भी जरूर देखें। दिस इज़ वीडियो नंबर 4 इन द मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़। 4 माइनस एप्सिलॉन नाम से एक वीडियो है, उसी में दोनों को एक साथ देखें। थैंक यू एवरीबॉडी।